फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। समस्तीपुर एकेडमी आपका खुद का अपना चैनल है। इस पे आइए और सबसे ज़्यादा हम आज के क्लास में क्लास 10th का जो BSEB बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 2025 में आपका जो VVI टाइप्स क्वेश्चंस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो VVI क्वेश्चंस है 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आपको इससे बाहर जो भी आप पूरा अगर मेरे साथ रहते हैं तो इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बराबर आप स्टडी करते हैं वही चीज़ आज हम लोग देखेंगे। आज हम यहाँ पे ये जानेंगे कि सोशल साइंस में जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स है, इन सभी और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी को बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। जो आपका VVI टाइप्स क्वेश्चन है, जो आपका बिहार बोर्ड कई बार पूछता है, तो इसी के अंदर ये अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको व्याख्या रूप में, डिटेल्स में और समझते हुए चलेंगे मेरे साथ। आइए देख लेते हैं इसके बारे में क्या सब है। सोशल साइंस लेके आज चलेंगे। देखिए, पहले तो आपका ये समस्तीपुर एकेडमी चैनल आपका खुद का चैनल है, तो इसको बेटर ढंग से आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे जितना भी वीडियो लाइव या फिर जैसे भी मिलेगा वो आप एजुकेशन के रूप में सीखते चल जाइएगा। देखिए, सोशल साइंस है, सोशल साइंस में आपका 80 मार्क्स, ठीक है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपका थ्योरी से पूछता है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपका थ्योरी से पूछता है और 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल कौन देता है? स्कूल देता है। तो यहाँ पे 80 मार्क्स का जो हम थ्योरी क्लास करेंगे उसमें आपका सब्जेक्ट बाय है सोशल साइंस में, एक है हिस्ट्री, दूसरा है जियोग्राफी, तीसरा है इकोनॉमिक्स, चौथा है सिविक्स और एक आपका रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि DM। DM का फुल फॉर्म यहाँ पे हम लोग लेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में, यानी आपदा प्रबंधन इसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पे समझते हुए 80 मार्क्स का आपका थ्योरी है, ठीक है, जो आपका हिस्ट्री, ओके, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट में पूछेगा, जिसमें 20 मार्क्स, ठीक है, 20 मार्क्स आपका हिस्ट्री से रहता है। उसके बाद 20 मार्क्स आपका ज्योग्राफी से रहेगा, 15 मार्क्स आपका इकोनॉमिक्स से रहेगा और 15 मार्क्स फिर सिविक्स से रहेगा और आपका लास्ट में 10 मार्क्स जो आपका रहेगा वो रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट से रहेगा। अब हम इसके बारे में जान गए, आशा करता हूँ समझ भी गए होंगे। अब थोड़ा सा हम क्या करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम इकोनॉमिक्स में जानते हैं, इकोनॉमिक्स में जानेंगे बेटर ढंग से। उसमें जो VVI क्वेश्चन है वो लेके आए हैं, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, अच्छे ढंग से देखेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर ऑटोमेटिक आपके हाथ में है, आपके पास ही है, क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। देखेंगे और समझेंगे और डिटेल्स जानेंगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 का है, एनुअल जो एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, हम लोग संभावना व्यक्त करेंगे और पूछा गया, ये पूछता भी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, उपनिवेशवाद का मतलब डायरेक्ट हम ये कहेंगे कि जब कोई विकसित देश, जब कोई विकसित देश है, ठीक है, विकसित देश का नाम आप ले सकते हैं क्या, अमेरिका, चाइना, जापान, ये सभी विकसित देश की श्रेणी में आता है। जब कोई विकसित देश अपने से छोटे विकासशील देश जो प्रोग्रेस कर रहा है, एक डेवलपमेंट कंट्री होता है जो पूरी तरह से विकास हो गया है, एक हो गया जो प्रोग्रेस में है, ठीक है, प्रोग्रेस में अभी चल रहा है। तो ये प्रोग्रेस जो आपका कर रहा है, तो उस पर क्या करते हैं, इसके पास उतना संसाधन नहीं है जितना विकसित देश के पास पहले से मौजूद है। तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं इससे कुछ लेगा,
कुछ डोमिनेट करेगा, कुछ लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर विकसित देश क्या करता है, ज़्यादातर व्यापार के रूप में पूंजी जो आपका होता है, पूंजी, यहाँ देखिएगा आराम से, पूंजी का लालच दे देता है कि चलिए मैं आपके यहाँ क्या करता हूँ, कोई कंपनी, अपने देश का कंपनी, जैसे कई कंपनियाँ हैं, हमारे देश का टाटा है, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए ब्रिटानिया कंपनी है, एक ब्रिटानिया कंपनी के बारे में जानते होंगे, जो एक इंग्लैंड की कंपनी है। ये सारी कंपनियां, रिलायंस हो गया, ये सारी कंपनियां नॉर्मल जो विदेशी कंपनियां हैं, वो अगर किसी देश में जा कर के क्या करती है, पूंजी को इन्वेस्ट करती है, और धीरे धीरे पूंजी का इन्वेस्ट करने के बाद क्या करेगा, वो कंपनी वहाँ पे अपना प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब हो जाएगा अधिकार, ठीक है, अधिकार जमा लेती है। धीरे धीरे वो अधिकार अपना जमा लेगी पूरी तरह। छोटा से ही धीरे धीरे फैलता है ना, जैसे मान लीजिए कहीं भी एक पौधा आ गया तो धीरे धीरे उसके आसपास बहुत सारे पौधे आ जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आप नॉर्मल जान सकते हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो क्या करेगी, पूरी तरह अपना अधिकार किसी विकासशील देश में जा कर के जमा लेगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अपना अधिकार जमा लेते हैं, उसी काम को कहते हैं उपनिवेशवाद। उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। क्लियर। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है, तो आप पढ़ सकते हैं, जब कोई विकसित देश, चाइना अमेरिका, अपने छोटे विकासशील देशों को पूंजी का लालच देकर वहाँ कंपनी स्थापित कर अपना अधिकार जमा लेते हैं, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे आपका इंग्लैंड था, ठीक है, इंग्लैंड जिसको प्राचीन ब्रिटिश भी कह सकते हैं, इंग्लैंड ब्रिटेन ने भारत को गुलाम कैसे बनाया, इसी से बनाया, पूंजी का लालच दे दिया, उसके बाद कंपनी स्थापित कर लिया। कंपनी स्थापित करने के बाद धीरे धीरे ये क्या किया, पूरे इंडिया को अपने अंदर कंट्रोल किया। तो इंडिया के को कंट्रोल करने के बाद ये अपना अधिकार, अपना रूल्स, अपना नियम बनाना चालू कर दिया। सबसे बड़ा चीज़ होता है अपना रूल। जब किसी भी विकसित देश होते हैं वो अपना रूल्स बनाते हैं, ठीक है, अपने रूल्स को बना करके तब वो क्या करते हैं, अपने रूल्स को बना करके सभी लोगों को अपने अंदर कमांडिंग करते हैं, और कमांडिंग करने के बाद वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना वर्चस्व अधिकार जमाते चले जाएंगे। तो यही है आपका फर्स्ट, जिसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ये बेटर ढंग से आप समझिए, और अगर आपको नोट करना हो तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, और समझते हुए आगे चलेंगे। ये क्लियर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने उपनिवेशवाद सीखा, आशा करता हूँ अच्छा क्वेश्चन होगा, और आप इसको बार बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, तो आपको अच्छे ढंग से मालूम हो जाएगा, और जो भी कहें उसको ध्यान में रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है आपका अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग पावर है हमारे पास कि हमारा जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, ये इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसका क्या कारण है, इससे हम क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था की कितनी संरचना है, 3 संरचना है। 3 संरचना का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर चलता है वो सारा कहीं ना कहीं किस रूप में चलता है, तो वो चलता है हमारा। अब देखिए, पहला संरचना जो आपका स्ट्रक्चर क्षेत्र है वो है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, पीएस कह सकते हैं इसको शॉर्ट में। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि आपका नॉर्मली कृषि, खेती बाड़ी, पशुपालन, जैसे पशुपालन, लोग पशु को पालते हैं, मछली पालन भी करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। ये भी इसी से बनता है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जो आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में चलते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आ जाइए। द्वितीय क्षेत्र आपका क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर, उद्योग हो गया, उसके बाद व्यवसाय हो गया, यानी कि जितना भी हम लोग बिजनेस करते हैं या फिर आपका इंडस्ट्री स्थापित होता है, वो सारा का सारा क्या है, आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, हमारा भारत जो है यहाँ पर 60% लोग क्या करते हैं, 60% लोग काम करते हैं वो कृषि से, एग्रीकल्चर से काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ देखते ही हैं कि खेती बाड़ी होता है, पशुपालन लोग गाँव में, हमारा देश गाँव का देश है, गाँव में, या फिर मछली पालन लोग करते हैं और इससे अपना जीविका चलाते हैं,
नॉर्मल चलाते हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। और सेकेंडरी सेक्टर की बात हम करें तो सेकेंडरी सेक्टर में आपका कौन सा आता है, इंडस्ट्री, उद्योग आ जाता है। और उसके बाद आपका आ जाता है क्या चीज़, व्यवसाय आ जाता है। जितने भी बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस करते हैं वो आपका किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में। क्लियर। देखते हैं आगे। ये उद्योग और व्यवसाय आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तीसरा में आते हैं, ये है आपका तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी क्षेत्र कह सकते, एरिया कह सकते हैं, सेक्टर कह सकते हैं। तो इसमें आपका सेवा आता है। ठीक है, सेवा। यहाँ पे सेवा, सेवा के रूप में जो लोग काम करते हैं, जैसे मान लीजिए सेवा के रूप में शिक्षक हो गए, जैसे कोई पढ़ा रहा है किसी भी व्यक्ति को, तो यानी कि इसका मतलब हो गया वो सेवा कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है। तो यहाँ पढ़ाना और लिखाना एक शिक्षक का काम होता है, बताना शिक्षक का काम होता है, तो यानी वो छात्रों को क्या करें, सेवा करें। अब यहाँ पे आपका हो गया दूसरा, पुलिस ऑफिसर के बारे में बात कर लेते हैं। पुलिस, पुलिस भी क्या करती है, सेवा करती है। पुलिस भी क्या करती है, सेवा करती है, जनता की देखरेख करती है। तो ये सभी आपका आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, जो सेवा से रिलेटेड रहता है। अब देखिए, एक मैंने नोट दे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। नोट मैंने इसलिए दिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछता है योजना आयोग। योजना आयोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि बताइए योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का गठन आपका किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है, 15 मार्च 1950 को। अब यहाँ समझने की क्या बात है कि भाई साहब योजना आयोग होता क्या है, योजना आयोग कहते किसको हैं। तो योजना, योजना का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लीजिए आराम से। योजना का मतलब होता है प्लानिंग करना। ठीक है, प्लानिंग करना। जैसे हम कोई भी चीज़ का प्लानिंग करते हैं ना, कोई योजना बनाते हैं, तो योजना आयोग का मतलब हो गया प्लानिंग करना। हम योजना की, और आयोग जो होता है, यहाँ आयोग जो होता है वो क्या करता है, एक गठन करता है, परिषद का काम करता है, जो भारत में प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्रधानमंत्री, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो क्या करेंगे, जितनी भी प्लानिंग की जाएगी, जितनी भी प्लानिंग यानी कि हमारा योजना बनेगा देश के अंदर, तो उन सभी योजनाओं को वो लागू करने का काम करते हैं, प्लानिंग करने का काम करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको ये समझना कि योजना आयोग जो होता है वो वास्तव में क्या करेगा, देश के अंदर क्या काम करना है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का काम हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर का काम हो, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर का काम हो। तो ये प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर में जो भी काम है, जैसे कृषि के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, पशुपालन पढ़ा, जो प्राइमरी सेक्टर का है। सेकेंडरी में हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल जो भी उद्योग चलता है, कारखाने चलते हैं बड़े बड़े शहर में, जैसे कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, उसमें। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो थर्ड में आते हैं, वो थर्ड क्या हो गया, वो हो गया आपका सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर में वो सब आता है। तो सर्विस सेक्टर में आपका सेवा क्षेत्र में क्या सब आ गया, तो एक शिक्षक का मैंने एग्जाम्पल दिया, या फिर मैंने पुलिस का एग्जाम्पल दिया, या कोई भी जो जनता की सेवा करता हो, कोई भी बैंक कर्मी हो गया। बैंक कर्मी जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेवा करने का काम करते हैं कस्टमर का, तो वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो इसको हमने टर्शियरी क्षेत्र में देख लिया। तो योजना बनाने का काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री के द्वारा आयोग का संचालन किया जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, संचालन को मैं घेर रहा हूँ, ध्यान से दिख रहा है, संचालन करने का काम किया जाता है। और ये कौन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। क्लियर। इसको बेटर ढंग से एक बार आप लोग बेटर नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, देख लीजिए। क्लियर। अब इसको हम चेंज करते हैं आगे। देखिए बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एटीएम। ये कई बार हम लोग जानते भी हैं एटीएम का यूज कहाँ होता है, क्यों यूज होता है। एटीएम का उपयोग को बताइए
ये पूछता है, कई साल पूछा है, एवं इसका संक्षिप्त वर्णन कर दीजिए। एटीएम का यूज़ तो आज के टाइम में सभी लोग करते हैं, ठीक है, लगभग सभी लोग करते हैं। एटीएम का काम ही होता है पैसों की निकासी करना ज़्यादातर, या फिर जमा पूंजी के रूप में भी करते हैं। तो यहाँ एटीएम एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन का काम करता है, जो मुद्रा होता है, यानी कि अर्थात पैसों की लेन या देन के रूप में एक कार्ड टाइप का रहता है। इट इज़ अ प्लास्टिक कार्ड, ये प्लास्टिक टाइप का कार्ड होता है जो आपको क्या करेगा, पैसों की लेन देन में मदद करता है। ये कौन देता है, बैंक देता है। ये आपका बैंक देगा एक प्लास्टिक का कार्ड, जिसे हम एटीएम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एटीएम का संक्षिप्त रूप कई साल पूछा है और फुल फॉर्म भी पूछता है, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आप इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन के रूप में आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, तो इसके लिए आप इसको याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट यांत्रिक रूप है, ये याद रखिए, पैसों की लेन देन का ये क्या है, यांत्रिक रूप है, कैशलेस है ये, यानी कि पैसों को यहाँ पे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन ये रिमेम्बराइज जरूर किया जा सकता है कि वास्तव में मेरे पास पैसे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड कंप्लीट, इसको नोट कर सकते हैं, देख लीजिए एक बार बेटर ढंग से। मैं हट जाता हूँ, इसको बेटर ढंग से आप देख लीजिए और नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मानव यानी ह्यूमन डेवलपमेंट यानी विकास सूचकांक इंडेक्स, मानव का जो विकास होता है, सूचकांक, सूचकांक का मतलब होता है एक डाटा बेसिस, जो डाटा तैयार होता है उस पे बेसिस है ये, ठीक है। डाटा याद रखिएगा, जैसे मोबाइल के अंदर डाटा होता है, आप लोग जानते होंगे, किसी के कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाटा, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो सेविंग रखते हैं मोबाइल नंबर, तो वो हमारा डाटा हो गया, कि हम जानते हैं कि ये व्यक्ति का ये नंबर है, ये व्यक्ति का ये नंबर, तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो वो एक डाटा बेसिस हो गया। ठीक उसी प्रकार जो गवर्नमेंट होता है, हमारे भारतीय जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो क्या करते हैं कि जिस दर से, जिस रेट से हमारा देश विकास कर रहा है, हमारे देश का विकास कैसे करेगा, हमारे देश का विकास तभी होगा जब हमारे जितने भी भारतीय हैं, जितने भी लोग हैं, यहाँ जनसंख्या हमारी निवास करती हैं, वो सभी क्या करेंगे, कहीं न कहीं अपना योगदान देंगे। और उनका ज़्यादातर योगदान इस रूप में होगा कि वो अपना विकास करे। किसी व्यक्ति का विकास होता है तो किसी परिवार का विकास होता है, और किसी परिवार का विकास होता है तो धीरे धीरे राज्य स्तरीय गांव डेवलप होता है, फिर जिला, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये पूरा देश में फैल जाता है। तो यही है आपको वो सूची को तैयार रखने का काम किसके पास होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई के बारे में हमें बताइए। ये क्वेश्चन वीवीआई है, ठीक है, ये सब वीवीआई है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है, ये पूछता ही पूछता है। आप इसको हमेशा मेमोराइज रखिएगा, वहाँ लिखने में कोई दिक्कत मत कीजिएगा। तो मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या जवाब देंगे, तो हम जवाब दे सकते हैं कि किसी भी देश के अंदर विकास के लिए मानव का विकास का प्रमुख योगदान है। कोई भी देश विकास उसे होना है, या विकसित लिख सकते हैं, विकास के लिए मानव का विकास होना क्या है, बहुत जरूरी है। यदि मानव का विकास नहीं होगा तो ये नहीं होगा। उनका प्रमुख योगदान रहता है, योगदान देते हैं, यही कहलाता है क्या, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ह्यूमन डी से डेवलपमेंट हो गया, आई से इंडेक्स हो गया। भारत सरकार के द्वारा यह जारी किया जाता है कि वास्तव में ये डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना दर से, कितना रेट से डेवलपमेंट हुआ, ये आपका कौन करेगा, भारत सरकार करेगा। याद रखिएगा इसको, और ये पूछता है, इसलिए इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और इसको समझ लीजिए बेटर ढंग से। एक बार मैं हट जाता हूँ, इसको देख लीजिए। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए, ये मेरा शायद लगता है लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसके बाद इसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद बोलेंगे क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये बिहार के बारे में निश्चित रूप से प्रति 2 ईयर्स आफ्टर, यानी कि 2 साल के बाद, ठीक है ना,
2 साल के चेंजिंग पे ये क्वेश्चन आपका पूछता ही पूछता है बिहार के बारे में। बिहार के बारे में ये पूछता इसलिए है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बिहार के बारे में ही नहीं जानेंगे तो फिर किसके बारे में जानेंगे। तो बिहार के पिछड़ेपन, बिहार पिछड़ा है, अभी भी है, उतना डेवलप नहीं किया है। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय हैं? तो देखिए, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारा दिक्कत है जो हमारे बिहार को क्या कर रहा है, पिछड़े में शामिल कर रहा है। तो पहला जो आपको मैंने लिखाया है कि बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित उपाय, पिछड़ेपन के क्या उपाय हैं, निम्नलिखित उपाय हैं। अब दूर करना है तो दूर करना क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए। यानी कि पहला है कि उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप, यानी कि हमारा जो उत्तर एरिया है, जो आपका बिहार का जब आप मानचित्र देखिएगा तो उसका नॉर्थ साइड और यहाँ हो गया साउथ साइड। तो नॉर्थ साइड जो आपका है उत्तर बिहार, वहाँ पे ज़्यादातर नदियाँ उफान पे होती है और प्रत्येक साल क्या होता है, बाढ़ आता ही आता है। ये तो आप इससे अवगत होंगे, जो भी बिहार वासी हैं उन्हें तो इनके बारे में बेटर ढंग से पता होगा कि बाढ़ हमारे यहाँ आती है। ज़्यादातर उत्तर बिहार को पूरा क्या करता है, ये बाढ़ दिक्कत करता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद मवेशियों को बहा के ले जाता है और कई प्रकार की आपदाएं ये झेलनी पड़ती हैं हम जैसे लोगों को। अब देखिए, दूसरा क्या है बिहार के पिछड़ेपन के कारण, असामाजिक तत्व का विस्तार हो गया। असामाजिक तत्व का मतलब क्या, कि समाज से परे, एक होता है सामाजिक, एक होता है असामाजिक, जो सोशल व्यक्ति नहीं है। एक सामाजिक व्यक्ति होता है, एक असामाजिक प्राणी होता है, जिसे समाज से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ एक ही काम है, अपना काम बना। तो इस प्रकार के लोग क्या करते हैं, सहभागिता नहीं निभाते हैं, लोगों के साथ क्या करते हैं, यानी कि कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो अपनी सुनते हैं। तो जिस कारण से बिहार आज पीछे है, इसमें आपका बहुत सारा कारण हो सकता है। असामाजिक तत्व में आपको देखने को मिलेगा, जो भी न्यूज़ चैनल या न्यूज़ चैनल पे देखते होंगे या नॉर्मली समाचार सुनते होंगे, उसमें देखते होंगे करप्शन के बारे में। करप्शन का मतलब क्या हो गया, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो आपका हो गया, तो ये भ्रष्टाचार क्या करता है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे उत्पन्न करता है किसी भी कंट्री का, किसी भी शहर का, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट में। सबसे ज़्यादा अगर योगदान किसी चीज़ का है तो वो है किसका, करप्शन का, यानी कि भ्रष्टाचार का, जिसमें असामाजिक तत्व मिले होते हैं, सही लोगों को सही ढंग से आगे बढ़ने में मदद नहीं करता है, इसलिए ये क्या हो गया, आपका निगेटिव रूप में आता है। थर्ड में आते हैं सूखा। तो सूखा आपका क्या है कि उत्तर बिहार यहाँ उल्टा हो गया कि नॉर्थ साइड में हम जाएंगे तो नॉर्थ साइड में क्या है, पानी ही पानी, ज़्यादातर आपको पानी मिलेगा, ठीक है, नदियों के कारण। नेपाल के बारे में जानते होंगे, वहाँ से उफान करके आता है। और उसके बाद यहाँ पे सूखा, दक्षिण जब बिहार में आप जाइएगा, यहाँ पे दक्षिण बिहार में जाइएगा तो दक्षिण बिहार में आपका क्या होगा, ज़्यादातर सूखा ही नज़र आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी का अभाव होता है और कई बार यहाँ पे सूखाग्रस्त इलाका हो जाता है, जिसके कारण से सूखाग्रस्त इलाका हो जाने के कारण यहाँ पे ज़्यादातर भूमियाँ उपजाऊ नहीं हो पाती है और फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा तो इसके कारण से क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारा जो विकास दर है, हमारा जो प्राथमिक सेक्टर, इससे पहले मैंने बताया प्राथमिक सेक्टर में क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि हमारी गिरावट होगी। और गिरावट होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, अपना जो विकास दर है उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये भी दिक्कत कर रहा है, ये भी इसका भी ये निगेटिव मान लीजिए, ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ में आ जाते हैं। सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जनसंख्या। हम लोगों के यहाँ क्या है, भारत तो आप जानते ही हैं कि सबसे आगे जनसंख्या में नंबर 1 हो गया है चाइना के बाद। तो ये पॉपुलेशन जो है आपका, पॉपुलेशन भी हमारे बिहार में काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद पॉपुलेशन वजह बनती है, ये बोझ बन जाता है, ठीक है, बोझ बन जाता है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, डेवलपमेंट में दिक्कतें होंगी, तो जनसंख्या का बोझ इसमें ज़्यादा है। 5 है आपका, चलिए ये क्लियर। इसका निगेटिव लीजिएगा, दूर करना है तो इसको कम करना होगा। क्वेश्चन है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय। तो यहाँ तो कारण दे दिए हैं कि चलिए ये सब कारण है,
लेकिन इसका उल्टा कीजिएगा, इसका निगेटिव ले लीजिए, तो आपका ये दूर हो जाएगा। जैसे पहला है उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप, तो बाढ़ को रोकना होगा। दूसरा है असामाजिक तत्व का विस्तार, तो असामाजिक तत्व को क्या करेंगे, रोकेंगे। और थर्ड है आपका सूखा दक्षिण बिहार में होना, तो सूखा जो हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। चौथा है आपका जनसंख्या का बोझ, तो जनसंख्या का बोझ हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा कोशिश करना चाहिए सरकार को कि जनसंख्या को क्या करे, कंट्रोल करे। और उसके अलावा कोई है नहीं, तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है, तो आपका है शिक्षा। सबसे बेस्ट उपाय है जनसंख्या को कंट्रोल करने का शिक्षा। अब हमारे बिहार में शिक्षा तो मिलती है, लेकिन देखिए तकनीकी शिक्षा नहीं मिलती है। 5 नंबर में मैंने तकनीकी टेक्नोलॉजी टेक्निकल एडुकेशन के रूप में दिया है कि तकनीकी शिक्षा का हमारे यहाँ काफ़ी अभाव है। सभी के पास अपना कंप्यूटर नहीं है, सभी के पास न तो अपना खुद का मोबाइल फ़ोन है जो इस चीज़ को कर सके। तो शिक्षा के सबसे बड़े योगदान में यहाँ तकनीकी शिक्षा का भी अभाव होना है। तकनीकी शिक्षा का अभाव है, जिस कारण से क्या हो रहा है, हमारा बिहार पिछड़ रहा है। उन्हें ये भी मालूम नहीं रहता है कि हम किस रूप से इसको करें। तो ये सभी कारण हैं बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय में। ये टोटल आप बेटर ढंग से समझ लीजिए, और उसके बाद क्या होगा, ये नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। ये है, आप देखिए समझिए। और उसके बाद ये क्लास शायद अब 5 तक ही था, क्वेश्चन 5 को लेके आए थे, और क्वेश्चन 5 को आप बेटर ढंग से आशा करता हूँ समझे होंगे। फिर से उसको एक बार नहीं, वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपके समझ में आए। कोई भी दिक्कत होगी तो नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे तो उसमें ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद जो है सो हम क्या करेंगे, उसमें आपकी सभी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, समस्तीपुर एकेडमी काफ़ी मस्त और एवेटेड चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, इतना फैला दीजिए कि ये भी टॉप लिस्ट में आने की कोशिश करें और आगे बढ़ते रहें। और आशा करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।